सब्सक्राइब कीजिए विनोद वर्मा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक पहुंचे सभी लेटेस्ट टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सर्वश्रेष्ठ ऑडियो और वीडियो क्वालिटी में। Very good morning to all of you. Today we are going to start a new topic, that is environmental importance of hybrid and electric vehicles. So this is our lecture 4th and we are going to detail this lecture on the complete environmental issues which can be conquered with hybrid and electric vehicles. So let's start. So as all of us know that the development of internal combustion engine vehicles, especially automobiles, is one of the greatest achievement of modern technology. तो बहुत एडवांस चीज मानी गई है ऑटोमोबाइल का डिस्कवरी को और स्पेशली इंटरनल कंबशन इंजन्स को. ऑटोमोबाइल्स हैव मेड ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज बाय इटसेल्फ, मेनी ऑफ इट्स नीड्स फॉर मोबिलिटी इन एवरी लाइफ. सो जब भी हम लोगों को एक तरफ से दूसरी तरफ जाना पड़ता था तो हम लोगों को ऑटोमोबाइल्स की आवश्यकता होने लगी थी और यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी. द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज, अनलाइक दैट ऑफ एनी अदर इंडस्ट्रीज, हैज prompted the progress of human society from a primitive one to highly developed society. तो यदि हम कंपेयर करें डिफरेंट सोसाइटीज़ की या डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ की, तो जितनी तेज़ी से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ ग्रो हुई है उतनी तेज़ी से और इंडस्ट्रीज़ शायद ही डेवलप हुई होगी. The automotive industries and the other industries that serves is constituent the backbone of the world's economy and employ the greatest share of the working population. तो देखिए ये एक कह सकते हैं कि आप इकोनॉमी की एक बैकबोन है. यदि हम टोटल जीडीपी भी देखें तो करीबन 20% जीडीपी हम लोग ऑटोमोटिव सेक्टर से ही कवर करते हैं. सो वी कैन से कि इट इज़ अ बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी. हाउएवर द लार्ज नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स इन यूज around the world has caused and continue to cause serious problems to the environment and human life. तो एक तरफ तो इसकी इकोनॉमी पे कंट्रीब्यूशन है लेकिन दूसरी तरफ ही एनवायरनमेंट को ये काफ़ी खराब कर रहा है, लगातार उसको डिग्रेड कर रहा है. एयर पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, रैपिड डिप्लेशंस ऑफ द अर्थ पेट्रोलियम रिसोर्सेज आर नाउ प्रॉब्लम ऑफ पैरामाउंट कंसर्न. तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे चारों तरफ में कई तरह की प्रॉब्लम हम रोज नए सिरे से देख रहे हैं. पहले एयर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम थी, वाटर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम हुई, ग्लोबल वार्मिंग हुआ, ओजोन डिप्लीशन हुआ. इस तरह से कई सारी प्रॉब्लम्स हम लोग बिकॉज ऑफ दीज ऑटोमोबाइल्स वी कैन फेस ऑन आवर अर्थ. In recent decades, the research and development activities related to the transportation have emphasized the development of high efficiency, clean and safe transportation. तो हम लोग अब धीरे धीरे किसकी तरफ जा रहे हैं? हम चाहते हैं कि क्लीन हमारे ऑटोमोबाइल्स रहें, उनका ट्रांसपोर्टेशन सेफ रहे. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइब्रिड व्हीकल्स एंड फ्यूल सेल्स व्हीकल्स हैव बीन typically proposed to replace conventional vehicles in the near future. और इन सबसे इजाद पाने के लिए, इन सबको पीछे छोड़ने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो व्हीकल्स हैं वो हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ स्विच करें और हाइब्रिड व्हीकल्स की तरफ स्विच करें, जिससे हम लोग क्लीन एनवायरनमेंट ले सकें. साथ ही साथ apart from electrical and hybrid, we are also looking towards some other resources like fuel cells, which is a very good replacement for our existing vehicles. तो हमें कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे मूव होना पड़ रहा है. This your lecture will conclude all the problems related to air pollution, gas emissions causing global warming, petroleum resource depletion. तो हम इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे लेक्चर के अंदर में. It also gives a brief review of the development of electric vehicles, hybrid vehicles and fuel cell technology. Okay. तो चलिए सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो हम करते हैं एयर पॉल्यूशन की. तो एयर पॉल्यूशन हम लोग सब जानते हैं, हम लोग सब सुनते आ रहे हैं कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है, लेकिन इन डिटेल समवेयर वी आर लैगिंग कि हमें ऑटोमोबाइल से रिलेटेड ये नहीं पता कि वो किस तरह से ऑटोमोबाइल हमारे एनवायरनमेंट को एयर पॉल्यूट कर रहा है. So at present all vehicles rely on the combustion of hydrocarbons fuels to deliver their energy necessary for their propulsion. तो जो भी गाड़ी आज की डेट में चल रही हैं वो सब कहीं ना कहीं आपकी लिक्विड फ्यूल पे चल रही है, यानी पेट्रोल और गैस के ऊपर डिपेंडेंट है. कंबशन इज अ रिएक्शन बिटवीन फ्यूल एंड द एयर दैट रिलीज हीट एंड कंबशन प्रोडक्ट्स. तो हम ये ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं 10वीं 12वीं से कि जब हमारा फ्यूल बर्न होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो वो हमारे को हीट प्रोड्यूस करता है, साथ ही साथ कुछ कंबस्टिबल प्रोडक्ट्स देता है, लाइक CO2 वो देता है, वाटर वो देता है. The heat is converted to mechanical power by engine and the combustion product are released into the atmosphere. तो जो हम लोग हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं आफ्टर द रिएक्शन, उसको हम लोग क्या करते हैं, हमारी इंजन में दे देते हैं और जिससे कि हम उसको मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करते हैं और हमारी गाड़ी आगे चलती है. साथ ही साथ जो हमारे पास बाई प्रोडक्ट बचे थे आफ्टर बर्निंग वो हम लोग क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं. अ हाइड्रोकार्बन इज अ केमिकल कंपाउंड विथ मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स. तो जो भी हम हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं उसमें जरूरी है कि एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हो और
कार्बन के मॉलिक्यूल्स हों। आइडेंटिकली द कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स यील्ड्स ओनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यदि हम प्योरली हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो एक्चुअली में आइडियली हम कह सकते हैं कि उसका जो बाय प्रोडक्ट है वो हमको मिलना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच डू नॉट फॉर्म हार्म अवर एनवायरमेंट। तो हम इस तरह से कह सकते हैं यदि ये दो ही चीज बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और सिर्फ वाटर बन रहा है, तब तो वो किसी भी तरह से हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट नहीं करेगा। इंडीड ग्रीन प्लांट्स डाइजेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड बाय फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी इंटीग्रेंट्स इन वेजिटल लाइफ। तो हम लोग देखते हैं कि ऐसा नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों के लिए पॉल्यूटेंट है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की एक लेवल से ज़्यादा मात्रा हम लोगों के लिए ऑब्वियसली नुकसान करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाने के लिए। अदरवाइज जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट द्वारा यूज कर ली जाती है और वेजिटल लाइफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनिमल्स डू नॉट सफर फ्रॉम ब्रीथिंग कार्बन डाइऑक्साइड अनलेस इट कंसंट्रेशन इन एयर इज वेरी हाई। तो हम लोग देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड यदि हम इनहेल करते हैं, ह्यूमन बीइंग या फिर एनिमल्स, तो उनके लिए डेंजरस नहीं है अनटिल अनलेस कि उसकी जो परसेंटेज है वो एक लेवल से ऊपर चली जाए। एक्चुअली द कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स इन कंबशन इंजन इज नेवर आइडल। तो अभी हमने जो बात करी कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनना चाहिए आइडल कंडीशन में, बट इट इज नेवर आइडल। एक्चुअली कभी भी आइडल हम लोगों के पास कंबशन नहीं हो पाता है। बिसाइड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कंबशन प्रोडक्ट्स कंटेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड जिसको हम नॉक्स बोलते हैं। सिमिलरली कार्बन मोनोऑक्साइड जब भी हमारे पास इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो हमारे पास में कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है जिसे हम CO बोलते हैं। एंड अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, और जो हाइड्रोकार्बन बिना जले रह गए हैं, अनबर्न्ड रह गए हैं, वो भी क्या होते हैं एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं, जिनको हम HC से डिनोट करते हैं। ऑल ऑफ विच आर टॉक्सिक टू ह्यूमन हेल्थ। तो ये जो नॉक्स की बात हमने करी, कार्बन मोनोऑक्साइड की हमने बात करी, हाइड्रोकार्बन की हमने बात करी, ये सब डेंजरस होते हैं, ये सब टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं। तो हम इन तीनों के बारे में एक एक करके अब डिटेल में समझते हैं कि ये क्या होते हैं और किस तरह से हमारे को नुकसान पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड की, जिसको हम नॉक्स भी बोलते हैं। रिजल्टिंग फ्रॉम रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन इन एयर एंड ऑक्सीजन। तो जब भी हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है उसका जब रिएक्शन होता है ऑक्सीजन से, तो वो क्या करता है, ऑक्साइड्स बनाता है नाइट्रोजन के, दे आर कॉल्ड नॉक्स। थियोरेटिकली नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस। तो हम मानते हैं कि नाइट्रोजन आइडल गैस है, वो रिएक्ट नहीं करती है किसी के साथ। हाउएवर द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इन इंजन क्रिएट्स फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। लेकिन क्या होता है ऐसा कि जिसकी वजह से वो रिएक्ट कर जाती है, तो वो है उसका हाई टेम्परेचर। तो जब नाइट्रोजन हमारी बाकी एयर के साथ में गैस चैम्बर में जाती है, कंबशन चैम्बर में जाती है IC इंजन के, तो वहां पर उसको इतना हाई टेम्परेचर मिलता है कि वो रिएक्टेंट हो जाती है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो नाइट्रस ऑक्साइड बना लेती है, नाइट्रोजन के अलग अलग ऑक्साइड्स बना लेती है। टेम्परेचर इज बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्मेशन। तो देखिए, यदि हम मानेंगे कि हमारे इंजन का टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे नॉक्स की फॉर्मेशन बढ़ती चली जाएगी, बिकॉज टेम्परेचर इज अ फेवरेबल कंडीशन फॉर प्रोड्यूसिंग नाइट्रोजन ऑक्साइड। द मोस्ट कॉमनली फाउंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इज नाइट्रिक ऑक्साइड। तो सबसे ज्यादा जो बनती है वो होती है नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसको हम डिनोट करते हैं NO से। ऑल्दो स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो फॉर्म, यानी NO2 भी बनती है, लेकिन वो कम क्वांटिटी में बनती है। सिमिलरली ट्रेसेस ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इज ऑल्सो प्रोड्यूस, और हम देखते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड N2O विल ऑल्सो फॉर्म, लेकिन ये सब बहुत कम मात्रा में बन पाती हैं। आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दी बाय प्रोडक्ट ऑफ योर कंबशन। Once released into the atmosphere, NO reacts with oxygen to form NO2। और जो नॉक्स बनी थी, NO जो बनी थी, जैसे ही वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आती है एटमॉस्फेयर में, तो NO मिलकर के NO2 वापस से बना लेती है। This is later decomposed by sun's ultraviolet radiations back into NO and highly reactive oxygen atoms that attract the membrane to living cells। तो देखिए यहां पर क्या होता है, जो NO2 होती है, जैसे ही वो सन की अल्ट्रावायलेट रेज की परव्यू में आती है या उसके टच में आती है, तो क्या होता है, वो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाती है, NO2 से वापस से NO बन जाती है। एंड जो हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन एटम्स इससे निकले हैं, NO बनने के बाद जो ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया, वो बहुत ही रिएक्टिव होते हैं एंड दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन ऑफ लिविंग सेल्स। तो वो क्या करते हैं, वो जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकले वो जाकर के लिविंग सेल को अटैक करते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज पार्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर स्मोक। तो हम देखते हैं हमारे चारों तरफ में जब एक धुंध सी छा जाती है, एक कोहरा सा छा जाता है, जो कि फॉग नहीं होता, तो वो बेसिकली क्या होता है, स्मोक होता है। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, बेसिकली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। इट्स ब्राउन कलर मेक स्मोक विजिबल
तो इसमें जब ब्राउनिश कलर होता है तो वो क्या करता है, स्मोक हमें नजर आने लगता है, यानी कि विजिबल होता है। और यदि वो ब्राउनिश नहीं होगा तो हमें वो ट्रांसपेरेंट रहेगा, हमें वो आर पार नजर आता रहेगा, क्लियर होता रहेगा। इट ऑल्सो रिएक्ट विथ एटमॉस्फेरिक वाटर टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड। और डेंजरस कब हो जाता है, जब ये हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या होता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर मॉलिक्यूल है उनके साथ रिएक्ट करता है, तो ये बना लेता है HNO3 और ये कहलाती है नाइट्रिक एसिड, एंड इट इज वेरी डेंजरस विच डाइल्यूट्स इन रेन। और जब हम बोलते हैं कि एसिड रेन हुई है तो इट इज नथिंग बट योर नाइट्रिक एसिड HNO3। तो ये हमारे लिए बहुत हैजार्डियस काम करती है। दिस फिनोमिना इज रेफर्ड एज ए एसिड रेन एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज। तो इस तरह से क्या होता है, जहां भी एसिड रेन होती है वहां पर जो क्रॉप्स होती हैं, वहां पर जो प्लांट्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं, एकदम से जल जाते हैं और वहां पर पूरा का पूरा जो सराउंडिंग है वो एकदम से डिस्ट्रक्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। So acid rain also contributes to the degradation of historical monuments made of marble। और हमने पास्ट में सुना था कि जो हमारा ताजमहल है विच इज मेड अप ऑफ मार्बल, वो मार्बल भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे एसिड रेन की वजह से डिकम्पोज हो रहा है और खराब हो रहा है, उसका कलर चेंज होता जा रहा है। एंड इसी की वजह से हम लोगों ने जितने भी नियर बाय में 3-4-5 किलोमीटर में जो भी इंडस्ट्रीज थी ताजमहल के, वी स्टॉप्ड देम। और गवर्नमेंट ने वहां से बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जिससे कि वहां पर पॉल्यूशन नहीं हो, और पॉल्यूशन नहीं होगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं होगी और वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके हमारे पास क्या एसिड रेन नहीं बनाएगी, जो कि HNO3 होता है। तो दिस इज हाउ आवर नाइट्रोजन कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट as far as this air pollution is concerned. Okay, now let's take another component that is carbon monoxide. As we said कि कार्बन डाइऑक्साइड होती तो चल जाता, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तब बनती है जब उसको सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है और तभी वो फुल कंबशन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। लेकिन यदि ऑक्सीजन कम मिलेगी, पूरा बर्निंग प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा, कार्बन में ऑक्सीजन कम रहेगी तो वो CO बना लेता है, नॉट CO2। तो जब CO बनाता है दैट इज कॉल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड। सो कार्बन मोनोऑक्साइड रिजल्ट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो यदि ऑक्सीजन कम पड़ जाएगी तो हमारे पास में जो कंबशन होगा वो इम्प्रॉपर होगा। इसीलिए आप देखते हैं कि हम लोग आजकल धीरे धीरे क्या कर रहे थे, हम लोग कंसंट्रेटेड ऑक्सीजन किसी तरह से चैम्बर के अंदर में भेजते हैं। हम लोग कई सारे डिवाइसेस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिससे कि हम कंसंट्रेटेड ऑक्सीजन को हम लोग चैम्बर में भेजते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन की कमी नहीं हो। और ऑक्सीजन कम नहीं पड़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है जो आउटपुट मिलेगा हमको वो क्या होगा, कंप्लीटली बर्न होगा और वहां पर हमें CO2 मिलेगी, ना कि CO। इट इज अ पॉइजन टू ह्यूमन एंड एनिमल बीइंग दैट ब्रीथ इट। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ये पॉइजन का काम करती है, इसको ब्रीथ करने से ह्यूमन या एज वेल एज अवर एनिमल्स विल डाई। तो हम लोग देखते हैं, कभी आपको यहाँ पर मैं एक शॉर्ट में बताता हूँ कि हम लोग सुनते हैं कि सिगड़ी जो होती है जिसमें कोयला जला के लोग सर्दियों में हाथ तापते हैं, तो कई बार हम ये केसेस पढ़ते हैं कि कुछ परिवार के परिवार सुबह मरे हुए पाए गए, यानी कि उनने गर्मी के लिए एक सिगड़ी जलाई और रात को वो सो गए और सुबह में वो सबके सब मरे हुए पाए गए। तो ये ऐसा क्यों होता है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब हम सिगड़ी जलाते हैं और स्पेशली यदि हम सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं जिससे कि हमारी ठंड चली जाए और पूरा रूम गर्म हो जाए, तो धीरे धीरे वो क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन है उसको वो ट्रैप कर लेता है और जलने के लिए काम में ले लेता है। और धीरे धीरे क्या होता है, चारों तरफ में ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और हमारा दम घुटने लगता है और हम दम घुटने के कारण मर जाते हैं। लेकिन इतना वो साइलेंट होता है, इतना धीरे धीरे होता है कि हमारे को नींद से जगने तक का मौका नहीं मिलता और हम सुबह तक जो होते हैं सब लोग मरे हुए अवस्था में मिलते हैं। तो ये एक बहुत डेंजरस चीज है, बिकॉज वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई है एटमॉस्फेयर में, और कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमारे पास में क्या होता है, कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए वो पॉइजनस होती है। Once carbon monoxide reach the blood cells, it fixes to the hemoglobin in place of oxygen। तो जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड में मिलती है तो क्या होता है, जहां पर ऑक्सीजन हमारे पास कैरियर होता है, हीमोग्लोबिन में हीमो मतलब क्या होता है आयरन, एंड ग्लोबिन मतलब क्या होता है ऑक्सीजन। ब्लड होता है उसके अंदर में जब कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है तो वहां पर क्या होता है, जो ऑक्सीजन है उसकी जगह पर कौन ले लेता है, कार्बन मोनोऑक्साइड ले लेती है, दस डिमिनिशिंग द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन दैट रीचेस द ऑर्गन्स एंड रिड्यूसिंग द फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी टू अफेक्ट लिविंग बींग्स। तो इस तरीके से क्या होता है, जब ऑक्सीजन वहां पर रिप्लेस हो जाती है किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड से, तो हमारे ब्लड में क्या होता है वो पूरी तरह से फैल जाती है और धीरे धीरे हमारी जो मेंटल एबिलिटी और फिजिकल एबिलिटी है वो क्या होती है, बिल्कुल से डाउन हो जाती है और हम कुछ सोच नहीं सकते हैं, हमको समझ नहीं सकते हैं। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, आइदर एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, वो दोनों कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं, एकदम से लगभग मरने की जैसी स्थिति में आ जाते हैं। और यदि थोड़ी ज़्यादा समय के लिए उनको उसी एनवायरनमेंट में रखेंगे तो वो उनकी डेथ हो जाएगी।
Dizziness is the first symptom of carbon monoxide poisoning, which can rapidly lead to the death. तो आप देखेंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि हम कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल कर रहे हैं, हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो कम हो रही है, तो हम देखेंगे हमारे को एक सुस्ती आएगी, हमारे को एक डेजीनेस आएगी, हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग एक चक्कर आएंगे हम लोगों को, और उसके बाद क्या होगी, हम लोगों की डेथ तक हो सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड्स मोर स्ट्रांगली टू हीमोग्लोबिन देन ऑक्सीजन। तो एक प्रॉब्लम और क्या है कि यदि हम कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करते हैं तो वो हमारे जो ब्लड सेल्स हैं उनके साथ ज़्यादा अच्छे से अटैच हो जाती है रादर देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो कम बॉन्डिंग बनाती है, लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो हमारे ब्लड के साथ ज़्यादा अच्छे से बॉन्डिंग बना लेती है। द बॉन्ड्स आर सो स्ट्रांग दैट नॉर्मल बॉडी फंक्शंस कैनॉट ब्रेक देम। तो हम लोगों को क्या होती है, बहुत हाई डोज की एनर्जी चाहिए, हाई डोज की मेडिसिन चाहिए, सो दैट हम उन कार्बन मोनोऑक्साइड के सेल्स को हमारे ब्लड से अलग कर सकें, जो कि जनरली हमारी बॉडी में ताकत नहीं होती कि हम उनको अलग कर सकें। इसी वजह से डेथ रेट ज़्यादा होती है। पर्सन्स इंटॉक्सिकेट बाय carbon monoxide must be treated in pressurized chamber where the pressure makes the carbon monoxide hemoglobin bonds easier to break। तो जैसा भी यदि कोई इस तरीके का सिम्टम आता है या कोई भी ऐसा पर्सन आता है जिसने कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा इनहेल कर ली, जिसकी वजह से उसमें डोजीनेस हो गई है और वो काफ़ी बीमार हो चुका है, तो उसको तुरंत से क्या होता है, प्रेशर चैम्बर में रखा जाता है, और प्रेशर चैम्बर में उस पर प्रेशर क्रिएट किया जाता है पूरी बॉडी के ऊपर में, सो दैट द जो उनके अंदर ब्लड सेल्स हैं वहाँ पर क्या हो सके, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका जो बॉन्ड है किसके साथ, अपने ब्लड के साथ, उनको तोड़ा जा सके। अदरवाइज ऑन नॉर्मल कंडीशन इट इज़ नॉट पॉसिबल, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हमको क्या करेगी, डेथ तक ले जा सकती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट कंपोनेंट इज अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स। तो हमने अभी बात करी, जो थर्ड कंपोनेंट था वो था अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन। अनबर्न्ड का मतलब क्या है, जो बिना जला हुआ है, और हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन तो बेसिकली हमारा फ्यूल है, तो अच्छी बात थी फ्यूल होना, लेकिन यदि वो अनबर्न्ड यानी जो भी CH है वो यदि एटमॉस्फेयर में ऐसे कैसे रिलीज हो जाएंगे तो ये भी पॉल्यूशन का काम करेंगे। सो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स आर अ रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो जब यदि हमने जो फ्यूल डाला उसको जो ऑक्सीजन मिली और वो पूरी तरह से बर्न हो गया तब तो ठीक है, लेकिन यदि वो पूरी तरह से बर्न नहीं हुआ तो अभी हमने बात करी थी हमारे को क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी, प्लस जो अनबर्न फ्यूल था HC था वो भी क्या होगा, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स मे बी हार्मफुल फॉर लिविंग बींग्स। तो कितनी क्वांटिटी में है और कितनी क्षमता में हाइड्रोकार्बन्स यदि कोई इनहेल करता है तो वो भी क्या होता है, डेंजरस होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, लाइक ह्यूमन और एनिमल्स। Some of these unburnt hydrocarbons may be direct poisons or cryogenic chemicals such as particulates, बेंजीन और अदर्स। तो कुछ ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा जहरीले होते हैं और वो हमारे को इनहेल करने से वो तुरंत से हम लोग उसमें मर सकते हैं। इसमें स्पेशली पार्टिकुलेट्स हैं, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, इसी तरह से बेंजीन है, इसी तरह से कुछ और केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि हाइड्रोकार्बन्स का ही पार्ट है। अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मोक। तो अभी हमने बात करी थी कि जो एटमॉस्फेयर में धुंध सी छा जाती है जिसके लिए नॉक्स जिम्मेदार थे, उसी तरह से हमारे पास अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स भी स्मोक के लिए जिम्मेदार होते हैं। द सन्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इंटरैक्ट विद अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स एंड नॉक्स इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म ओजोन एंड अदर प्रोडक्ट्स। तो देखिए जो सन है उसमें अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं जब वो क्या होता है, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स यानी HC के कांटेक्ट में आती हैं प्लस नॉक्स के कांटेक्ट में आती हैं, तो वो क्या क्रिएट करती है, ओजोन क्रिएट करती है और साथ ही साथ में कुछ और प्रोडक्ट्स भी क्रिएट करती है। ओजोन इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स। तो 3 जब ऑक्सीजन के एटम्स एक साथ ज्वाइन करते हैं तो ही हम उसको ओजोन बोलते हैं और इसको हम O3 से डिनोट करते हैं। इट इज कलरलेस बट वेरी डेंजरस। तो हम देखते हैं कि ये जो है इसकी प्रॉपर्टी है कि ये कलरलेस होता है ओजोन, लेकिन बहुत डेंजरस होता है एंड पॉइजनस ऑल्सो। इट अटैक्स द मेम्ब्रेन ऑफ लिविंग सेल्स दस कॉजिंग देम टू एज प्रीमेच्योरली और टू डाई। तो ये क्या होता है, जो ओजोन होता है ये हमारी मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं उनकी तरफ में अटैक करता है और उनको धीरे धीरे क्या करता है, डाई कर देता है, उनको मार देता है, जिसकी वजह से जो इंसान है उसकी जल्दी से डेथ हो जाती है। टॉडलर्स, ओल्ड पीपल, एस्थमेटिक पीपल सफरिंग फ्रॉम ग्रेटली फ्रॉम एक्सपोजर ऑफ हाई ओजोन कंसंट्रेशंस। तो सबसे ज्यादा खतरा किनको है, जो बूढ़े लोग हैं, ओल्ड पीपल हैं, अस्थमेटिक जो लोग हैं जिनको सांस की बीमारी है, या टॉडलर जो छोटे बच्चे हैं जो बिल्कुल क्या बोलते हैं 4-5 साल के होते हैं, तो इन सबको बहुत ज्यादा ओजोन से खतरा हो सकता है। एनुअली डेथ फ्रॉम हाई ओजोन पीक्स इन पॉल्यूटेड सिटीज आर रिपोर्टेड। और हम देखते हैं कि जो जहां पर ओजोन की मात्रा बढ़ जाती है वहां पर बहुत ज्यादा लोगों की डेथ रेट बढ़ जाती है।
और ये हम लोग लिटरेचर से देख पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 3 ही पॉल्यूटेंट्स हैं, इनके अलावा भी कुछ पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि एटमॉस्फेयर को हमारे खराब कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं, जो कि कंबशन के थ्रू निकलते हैं। सो लेट्स डिस्कस देम आल्सो। इम्प्योरिटीज इन फ्यूल रिजल्ट्स इन द एमिशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स। तो जो भी यदि हमारा फ्यूल है, यदि वो प्योर फॉर्म में नहीं है, उसमें इम्प्योरिटी है, तो और भी कई तरह के पॉल्यूटेंट्स बन जाते हैं एटमॉस्फेयर में। द मेजर इम्प्योरिटीज इज सल्फर which is mostly found in diesel and jet fuel and also in gasoline and natural gas। तो देखिए ये कंपोनेंट है जो कि हमारे लिए बहुत अगेन डेंजरस है, दैट इज सल्फर। और ये कहाँ पाया जाता है? जनरली डीजल में मिलता है, जेट फ्यूल जो हम लोग हवाई जहाजों में यूज करते हैं वहां मिलता है, गैसोलीन में मिलता है, नेचुरल गैस में मिलता है। तो इन सब के अंदर में कुछ परसेंटेज में सल्फर प्रेजेंट होता है। द कंबशन ऑफ सल्फर और सल्फर कंपाउंड सच एज हाइड्रोजन सल्फाइड विथ ऑक्सीजन रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जब भी सल्फर कंबशन में जाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो या तो वो सल्फर मोनोऑक्साइड बनाता है या सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द कंबशन अपॉन कॉन्टैक्ट विथ एयर इट फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। और जब ये SO2 और SO जब एटमॉस्फेयर में आता है तो अगेन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आकर के ये SO3 बना लेता है, that is called sulfur trioxide which later reacts with water to form sulfuric acid। तो जो SO3 होता है वो क्या करता है, वापस से जब वाटर के साथ, मॉइस्चर के साथ में रिएक्ट होता है तो वो सल्फ्यूरिक एसिड में क्रिएट हो जाता है, अ मेजर कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या होता है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो भी एसिड रेन का एक पार्ट है, और वो भी बहुत हैवी रिएक्टेंट है, और जहाँ पर भी गिरेगी वहाँ पर हर चीज़ को जला देगी। इट शुड बी नोटेड दैट द सल्फर डाइऑक्साइड एमिशंस ओरिजिनेट फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन सोर्सेज बट ऑल्सो लार्जली फ्रॉम द कंबशन ऑफ कोल इन पावर प्लांट्स एंड स्ट्रीट फैक्ट्रीज। तो देखिए हम लोग ये जानते हैं कि जो सल्फर ऑक्साइड है उसका सबसे ज़्यादा ओरिजिन यानी कि जहाँ से निकलता है वो है ट्रांसपोर्टेशन सोर्स, यानी जो गाड़ियाँ हमारी चलती है वहाँ से सल्फर ऑक्साइड सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं से प्रोड्यूस होती है, इट इज़ ऑल्सो अ बाय प्रोडक्ट ऑफ कंबशन ऑफ कोल। तो जो कोयला जलाया जाता है कहाँ पर, जो भी पावर प्लांट्स है, बड़े बड़े पावर प्लांट्स में मेट्रिक टन्स के हिसाब से कोयला जलाया जाता है, और वहाँ से भी हमारे पास में क्या होता है, सल्फर ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। एंड स्टील फैक्ट्रीज, स्पेशली जो स्टील फैक्ट्री है वहाँ पर भी सल्फर जो डाइऑक्साइड है वो एज ए बाई प्रोडक्ट एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। इन एडिशन देयर इज डिबेट ओवर द एक्सट्रैक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल सोर्सेज सच एज वोल्केनोज। तो यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि वेल्कनो जब होता है, जब ज्वालामुखी फटता है, तो वहाँ से भी कुछ हम लोगों को एटमॉस्फेरिक जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो मिलते हैं, लेकिन उनका क्या परसेंटेज है, उसमें कितना सल्फर का मात्रा रहता है, ये अभी तक हम लोगों ने पूरी तरह से कैलकुलेशन नहीं हो पाई है। पेट्रोलियम कंपनीज एडेड chemical compounds to their fuel in order to improve the performance of lifetime of engine। तो पेट्रोलियम कंपनीज क्या करती हैं, जो नॉर्मल उनके पास में डीजल या पेट्रोल होता है वो उसी को मार्केट में नहीं बेचती है, तो वो कई तरह की उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए, इंजन की लाइफ बढ़ाने के लिए, परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए और कई फायदों के लिए वो क्या करती है, उसमें कई तरह के एडिटिव्स भी मिक्स करती है। टेट्राइथाइल लीड ऑफन रेफर्ड एज simply as lead was used to improve the knocking resistance of gasoline and therefore allowed for better engine performance। तो हम सब ने नाम सुन रखा है टेट्राइथाइल लेड का, जिसको हम लोग सिंपली लेड भी बोलते हैं। तो टेट्राइथाइल लेड को हम लोग गैसोलीन में मिलाते हैं जिससे कि हमारी नॉकिंग जो प्रॉपर्टी है, नॉकिंग जो प्रॉब्लम होती थी वो कम से कम हो सके और इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ सके। तो लेकिन ये भी हमारे लिए क्या होता है, काफी नुकसान क्रिएट करता है। सो हाउएवर द कंबशन ऑफ दिस केमिकल रिलीज लेड मेटल। तो जब यदि हम इस जो लिड है इसमें, इसको जब हम बर्न करते हैं तो ये क्या करता है, लिड मेटल क्रिएट करता है, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ए न्यूरोलॉजिकल डिजीज called sternism। Its use are now forbidden in most of the developed countries and it has been replaced by other chemicals। तो देखिए धीरे धीरे जो ये जो लेड मिलाया जाता था पहले गैसोलीन में, अब इसको लगभग काफ़ी देशों ने इसको बैन कर दिया है, इंक्लूडिंग इंडिया। अब जो हमारे पास गैसोलीन है उसमें हम लोग नॉकिंग को रिड्यूस करने के लिए कुछ और केमिकल मिलाते हैं और हम लेड को यूज़ करना बंद कर चुके हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट फिनोमेना दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। तो हम लोगों ने बहुत बार बचपन से सुनते आ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। और ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग इज अ रिजल्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इंड्यूस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और कुछ जो अदर गैसेस हैं वो बढ़ जाती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो सनरेज आती हैं वो यहीं अर्थ पे ट्रैप हो जाती है, वापस रिफ्लेक्ट नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे अर्थ सरफेस का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। सच और कौन कौन सी गैसेज हैं वो, सच एज मीथेन,
एंड सम अदर गैसेस। तो ये जब एटमॉस्फेयर में आ जाती है, दीज ट्रैप द सन इंफ्रारेड रेडिएशंस रिफ्लेक्टेड बाय द ग्राउंड, दस रिटेनिंग द एनर्जी इन द एटमॉस्फेयर एंड इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो इसी तरीके से जो एनर्जी सन से हमारे अर्थ सरफेस पे आई है वो वहीं ट्रैप हो जाती है। जब वो रिफ्लेक्ट होने की कोशिश करती है तो उसको कौन रोक लेता है? ये हमारा ग्रीन हाउस उसको रोक लेता है और उससे लगातार टेम्परेचर बढ़ता जाता है। एंड इंक्रीज अर्थ टेम्परेचर रिजल्ट्स इन मेजर इकोलॉजिकल डैमेजेस टू इट्स इकोसिस्टम एंड इन मेनी नेचुरल डिजास्टर्स दैट अफेक्ट ह्यूमन पॉपुलेशन। तो देखिए धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है और हम हमारी तरफ चारों में देख रहे हैं ग्लेशियर्स का टेम्परेचर बढ़ने से वहाँ पे बर्फ पिघल रही है और भी कई ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं हम लोगों को जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हमारी पूरी पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रही है। अमॉन्ग द इकोलॉजिकल डैमेजेस इंक्लूडिंग बाय ग्लोबल वार्मिंग, द डिसअपीयरेंस ऑफ सम disengaged species is concerned because it destabilizes the natural resource दैट फीड सम पॉपुलेशंस। तो देखिए एक ही इसका प्रॉब्लम नहीं है कि ग्रीन हाउस की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस टेम्परेचर की वजह से कुछ सारी ऐसी हमारे पास क्रॉप्स हैं, कुछ ऐसी हमारे पास में आप कह सकते हैं कि स्पीशीज हैं जिनके टेम्परेचर बढ़ने के कारण में उनकी एग्जिस्टेंस को खतरा हो गया है। कुछ क्रॉप्स खत्म हो रही हैं, कुछ जो जानवर हैं, कुछ छोटे छोटे एनिमल्स हैं वो उस टेम्परेचर को बियर नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनकी पूरी की पूरी स्पीसीज जो है, उनकी पॉपुलेशन है वो पूरे अर्थ से खत्म होती जा रही है। There are also concern about the migration of some species from warm sea to previous colder northern seas where they can potentially destroy indigenous species and the economy that lives off those species। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो एनिमल्स हैं जो कि उतने टेम्परेचर को बियर नहीं कर पा रहे हैं वो भी क्या कर रहे हैं, वहां से पलायन कर रहे हैं, वहां से मूव कर रहे हैं और वो उन रीजन्स में जा रहे हैं जहां पर कंपेरेटिवली कोल्डर है वाटर या फिर अर्थ सर्फेसेज। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहां की पूरी स्पीशीज खत्म होती जा रही है। प्लस ये लोग जब वहां पर मूव कर रहे हैं तो वहां पर भी कई स्पीशीज को वो डेंजर में डाल रहे हैं, उनके साथ में वो कोलैबोरेट नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं हम लोग इससे इम्बैलेंस की एक स्थिति प्रोड्यूस करते जा रहे हैं। दिस मे बी हैपनिंग इन Mediterranean Sea where bracudas from the Red Sea have been observed। तो हम लोगों ने देखा है कि ब्रैकुडास जो होते हैं वो रेड सी में ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, वहां पर देखने को मिल रहे हैं, जबकि वो पहले वहां पर नहीं रहा करते थे। ओके, सो नेचुरल डिजास्टर कमांड आवर अटेंशन मोर देन इकोलॉजिकल डिजास्टर बिकॉज ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द डैमेज दे कॉजेज। तो जो नेचुरल डिजास्टर है वो क्या हो रहे हैं, वो ज्यादा हम लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं बजाय कि इकोनॉमिकल डिजास्टर, यानी रुपए पैसे के जो नुकसान है वो कम है, लेकिन जो नेचुरली हम लोग जो चीजें लॉस कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा है बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग इज बिलीव्ड टू हैव induced meteorological phenomena such as El Nino, which distributes the South Pacific region and regularly cause tornadoes, inundation and dryness। तो देख रहे हैं हम लोग धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, जो मेट्रोलॉजिकल फिनोमिना है, जो अंदर की अर्थ के अंदर में जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो पत्थर हैं, जो अलग अलग तरह की शैलें हैं, उन पर भी इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। जैसा कि EI नीनो के बारे में बताया गया है, which distribute the South Pacific region and regularly, जो South Pacific region है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है EO नीनो, and regularly cause tornadoes, inundations and dryness। और देख रहे हैं हम वहां पे उस रीजन में, उस जगह पे बहुत ज्यादा टॉर्नेडोज बढ़ चुके हैं, inundations बढ़ चुके हैं और ड्राइनेस वहां पर बहुत आ चुकी है बिकॉज टेम्परेचर वहां का बढ़ता जा रहा है। द मेल्टिंग ऑफ पॉपुलर आइस कैप्स अनदर मेजर रिजल्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो इस बारे में भी हम लोगों ने सुन रखा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमारा जो ग्लेशियर्स में बर्फ है वो भी धीरे धीरे पिघल रही है, एंड consequently rising the sea level and can cause the permanent inundations of coastal regions and sometimes of entire countries। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो समुद्र का लेवल है, समुद्र का पानी है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और उससे नुकसान ये हो रहा है कि जो किनारे थे, जो कोस्टल एरियाज थे, जो कि समुद्र के किनारे कई सारे देश बसे हुए थे, धीरे धीरे उनमें पानी ऊपर चढ़ता जा रहा है और वहां पर जमीन कम होती जा रही है। और कुछ छोटे छोटे जो कंट्रीज थे जहां पर जो कि बिल्कुल पानी के पास थे, वो उनमें से कई सारे जो आइलैंड्स हैं वो खत्म होने की कगार पे पहुंच चुके हैं और कुछ खत्म हो भी चुके हैं जो कि पूरी तरह से पानी में जा चुके हैं। तो हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी डेंजरस फॉर आवर अर्थ। कार्बन डाइऑक्साइड इज द रिजल्ट ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड कोल। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, हमने शुरू में बताया कि वो किससे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, यदि हम फुल कंबशन करते हैं हाइड्रोकार्बन्स का एंड कोल्स का तो हम लोग मानते हैं कि पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड हम प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन का कितना परसेंटेज होगा, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट द ट्रांसपोर्टेशन अकाउंट्स फॉर लार्ज शेयर
ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो रहा है उसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हम किनको मानते हैं, जो भी हमारे ट्रांसपोर्टेशन हैं, जो भी ऑटोमोबाइल्स हैं। लगभग 32% हम लोगों ने देखा है फ्रॉम 1980 टू 1999। तो इस रीजन के बीच में 32% जो था कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन जो भी हमारे पास फैसिलिटीज हैं उनसे हुआ करता था फॉर प्रोड्यूसिंग अवर कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। The distribution of carbon dioxide emissions is shown in this diagram also, as you can see on your screen. So as you can see in this diagram that approximately 32% is contributed by the transportation and residents, जो घरेलू हम लोग कामों में लेते हैं वहां से भी हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, बट वो लगभग 19% होती है। कॉमर्शियल जो एक्टिविटीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उन सबको हम लोग काम में जो ले रहे हैं, हम लोग कुछ भी ऑफिसेज हैं हमारे, जो भी बड़ी बड़ी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पर लगभग हम 15% कर रहे हैं। और यदि हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें, प्योरली मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो वहाँ पर लगभग 34% हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं लगातार एटमॉस्फेयर के अंदर में। ओके, we can also see one more figure that there we can see the trend of carbon dioxide emission। ठीक है, तो इसको, इस फिगर को जो हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसको देख के हमें लग रहा है कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का ट्रेंड फॉलो होता है। So in this diagram you can see that the carbon dioxide emission distribution from 1980 to 1999। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं लगातार जो है वो हमारी सारे ग्राफ ही बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन यदि हम देखेंगे इंडस्ट्रियल जो हम लोगों के पास में ग्रोथ हुई है, किसके बीच में, CO2 के बीच में और ईयर वाइज। तो ईयर जैसे जैसे बढ़ रहा है, पहले तो हमारे पास एक बार CO2 कम हुई थी, लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो गई, ये कम हुई थी हमारे पास 1980 से लेके 1983-84 तक, लेकिन यहाँ पर फिर वापस से बढ़ने लगी और फिर ग्राफ लगातार बढ़ता ही चला गया। तो इंडस्ट्रियल जो CO2 का इमिशन करते हैं वो भी लगातार बढ़ा है। यदि हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट भी लगातार अपने कंट्रीब्यूशन को लीनियरली बढ़ाता जा रहा है। रेजिडेंस में भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसका स्ट्रिपनेस, उसकी जो ऊंचाई है वो लगभग उन दोनों के मुकाबले थोड़ी कम है, यानी कि रेजिडेंस में बढ़ा है लेकिन उतनी तेजी से नहीं बढ़ा है। सिमिलरली कॉमर्शियल एक्टिविटीज है, उसके अंदर में भी हम लोगों ने कई तरह के रिफॉर्म्स ले आए हैं, तो उसमें भी जो ग्राफ तेजी से बढ़ना था वो भी उतना तेजी से नहीं बढ़ा है, हालांकि बढ़ा जरूर है ओवर द पास्ट 20 ईयर्स। ओके, द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर इज क्लियरली नाउ द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस। तो हर पूरा देश, पूरा वर्ल्ड समझ चुका है कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक जो इमिशन करने वाला जो सबसे मेन कंपोनेंट है वो ट्रांसपोर्टेशन है, यानी ऑटोमोबाइल्स हैं। इट शुड बी नोटेड दैट डेवलपिंग कंट्रीज आर रैपिडली इंक्रीजिंग देयर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर एंड दीज कंट्रीज रिप्रेजेंट ए लार्ज शेयर ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। तो हम ये जानते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो ज़्यादातर क्या कर रही हैं, इस तरह का कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज कर पा रही हैं, क्योंकि वो एक तो डेवलप करना चाहती हैं अपने आप को, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रांसपोर्टेशंस और इधर से उधर आना जाना, उनका सामान इधर से उधर आना जाना ये बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरा, यदि हम देखें तो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो भी डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा रहती है एज कंपेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज। द लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमॉस्फेयर बाय ह्यूमन एक्टिविटीज आर believed to be largely responsible for increase in global earth temperature observed during recent decades। तो हम ये मानेंगे कि जो भी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है उसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज को ही दोषी मानते हैं। हम लोग डेवलप करना चाहते हैं, इसी वजह से हम लोग अंधाधुंध ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसी ऐसी फैक्ट्रियां खोल रहे हैं, ऐसे ऐसे ऑटोमोबाइल बना रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं। It is important to note that the carbon dioxide is indeed digested by the plants and consequently by oceans in the form of carbonates। तो जो भी हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, कौन ले रहा है उनको, प्लांट्स ले लेते हैं, और फाइनली क्या होता है वो कहीं ना कहीं कार्बोनेट्स में कन्वर्ट हो जाती है ओशियंस में जाकर के। तो ये उसका फाइनल आउटकम होता है। However, these natural simulations process are limited and cannot dissimulate all the amplified कार्बन डाइऑक्साइड रिजल्टिंग इन द एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। तो हम जब पेड़ नहीं लगाएंगे, क्योंकि पेड़ क्या करता है, अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है और ऑक्सीजन हमको दे देता है, तो धीरे धीरे पेड़ कम हो रहे हैं, धीरे धीरे जो हमारे पास में रिसोर्स हैं जहां पर ये एक्यूमुलेट हो सकती थी वहां तक की जब लिमिट पूरी हो गई, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बच जाएगी ये कौन लेगा, प्लांट्स हैं नहीं हमारे पास में, ये कार्बोनेट्स में सी में जाके कन्वर्ट नहीं हो रही है, तो अल्टीमेटली ये जो रिजल्टेंट एक्स्ट्रा जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो एटमॉस्फेयर में रहेगी और वो ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देगी। और हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी बढ़ती चली जाएंगी। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि जो फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी है
वो क्या कर रही है, आपकी जो ऑयल रिजर्व्स हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उन पर रिलाय नहीं करती है, उन पर डिपेंडेंट नहीं है, तो ये ज़्यादा अच्छी मानी जा सकती है. Thus, the best developing strategy for next generation transportation would become to commercialize hybrid vehicles immediately after, and the same to do the best commercialization non-petroleum fuel cell vehicles as soon as possible. तो हमारा एम यही होना चाहिए कि हम कुछ टाइम तक, नेक्स्ट 10 से 15 साल 20 सालों तक हम लोग स्ट्रेटेजी करें जिसमें हम हाइब्रिड व्हीकल पे करें, और उस हाइब्रिड व्हीकल के बाद हम लोग सीधे फ्यूल सेल्स पे काम करें, और नेक्स्ट 40 ईयर्स के अंदर में हम लोग कंप्लीटली गाड़ियों को रिप्लेस कर देंगे बाय फ्यूल सेल्स. तो दैट स्ट्रेटेजी विल बी द बेस्ट यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजी फॉर कमिंग अप डेज. So I hope this is a deep session, but you have understand the basic logics behind each and everything, and directly and indirectly it is connected with your environment. तो हम लोगों ने पूरे परव्यू में देखा कि किस तरह से एनवायरनमेंट और ऑटोमोबाइल सेक्टर जुड़े हुए हैं, और छोटे छोटे इम्प्लीकेशंस किस तरह से हमारे को डिसीजन लेने के लिए मजबूर करते हैं, और हम लोगों को किस तरह से स्विच करने के लिए सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम लोगों को कितनी जल्दी अपने आईसी इंजन बेस्ड व्हीकल्स को छोड़ करके हाइब्रिड पे आना है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को रन कराना है, और ये नेक्स्ट 20 सालों के लिए होगा, और उसके बाद हम लोगों को कहीं ना कहीं स्विच करना पड़ेगा फ्यूल सेल्स पे. तो आई होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड दिस सेशन, एंड इफ यू हैव एनी कमेंट्स और इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो. और एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए टॉस कर रहा हूँ, व्हाट डू यू थिंक दैट इन व्हाट ईयर दीज ऑयल फिल्स, जितने भी पेट्रोलियम एंड डीजल है, दे विल फिनिश फ्रॉम दिस वर्ल्ड. सो answer this question in the comment section, and thank you so much for being with me.